नमस्कार। आज हम एक खास संगठन के काम करने के तरीके पर बात करेंगे। जी। इसका जिक्र हमें एक दस्तावेज में मिला, हेलो स्टूडेंट्स पार्ट 1 रोजगार के अवसर .pdf। हाँ। ये संगठन जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं और पैरामेडिकल शिक्षा को मतलब एक बिल्कुल नए ढंग से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल एक अनूठा तरीका है इनका। अब सोचिए, हाँ। एक तरफ तो दूर दराज के इलाके हैं, हाँ, वहाँ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, सख्त जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन प्रशिक्षित लोग वो मिलते नहीं। और दूसरी तरफ बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी वो भी एक बड़ी समस्या है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे ये दोनों मुश्किलें मतलब एक साथ हल हो जाएं? यही पहेली है जिसे सुलझाने का दावा कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये संगठन कैसे पैरामेडिक्स को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही अपने सिस्टम में रोजगार भी दे रहा है। माँ, शिक्षा के साथ रोजगार, ये है इनका मॉडल। सुनने में तो काफी मतलब अनूठा लग रहा है। देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। जी। तो पहले ये जानते हैं कि संगठन कौन-कौन सी सेवाएं देता है। दस्तावेज के हिसाब से चलें तो 5 मुख्य सेवाएं दिखती हैं। हाँ, 5 है। पहली है मरीजों को सही अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करना। वो रोगी रेफरल सेवा। जी, सही। दूसरी, नशे की लत छुड़ाने के लिए वो भी किफायती इलाज। ये महत्वपूर्ण है। तीसरी सेवा पुरानी बीमारियों के प्रबंधन से जुड़ी है। इसमें वो प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह भी शामिल है। हाँ, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। चौथी है पैरामेडिकल शिक्षा, और ये खास तौर पे शायद उन लोगों के लिए है जिनकी पढ़ाई ज्यादा ना हुई हो। बिल्कुल एक्सेसिबल बनाने की कोशिश है। और पांचवी सेवा वो आरएमपी डॉक्टरों के लिए है, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। हाँ, उनके लिए ट्रेनिंग, दवाएं, कानूनी मदद, ये सब। अच्छा, तो ये तो हुई सेवाएं। हाँ। लेकिन इनको जमीन पर उतारने का ढांचा कैसा है? हाँ, तो वो भी काफी फैला हुआ है। दस्तावेज बताता है कि हर सेवा के लिए इनकी अलग टीम है, अलग मैनेजमेंट है। ठीक है। लेकिन फिर समन्वय के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर इकाइयां बनी हैं, और इन इकाइयों के नीचे काम करते हैं मेडिकल रिलेशन ऑफिसर, यानी एमआरओज। एमआरओज। हाँ, और यहाँ पर एक मतलब चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन एमआरओज के तहत जमीनी स्तर पर, खासकर गांवों में, हाँ, इन्हें बहुत बड़ी संख्या में ग्राम समन्वयकों की जरूरत है। ग्राम समन्वयक, कितनी बड़ी संख्या? दस्तावेज में पंजाब का उदाहरण दिया है। अब सोचिए, पंजाब में करीब 12,581 गांव हैं। 12,581। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम इतने समन्वयक तो चाहिए ही, और बड़े गांव में शायद एक से ज्यादा भी। बाप रे, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत में इनकी पहुंच बनाने की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है। 12,000 से ज्यादा समन्वयक सिर्फ पंजाब में, ये तो सचमुच जबरदस्त पैमाना है। हाँ। और यही बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये संगठन जो सेवाएं दे रहा है वो कोई आसान काम तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। गंभीर बीमारियों का इलाज, नशे की लत, मरीजों को सही जगह रेफर करना, ये सब काफी जटिल काम है। अक्सर हालात नाजुक होते हैं। सही कहा। ऐसे में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम बुनियादी मेडिकल जानकारी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही, और यहीं असली चुनौती छिपी है। क्या? इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग ढूंढना जो न सिर्फ यह काम करने को तैयार हों, बल्कि जिनमें थोड़ी बहुत मेडिकल समझ भी हो। हाँ, वो भी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। ये बेहद मुश्किल है। सही बात है। सिर्फ अखबार में विज्ञापन देने से या सामान्य भर्ती प्रक्रिया से मतलब ऐसे उम्मीदवार मिलना लगभग नामुमकिन है जिनके पास जरूरी पृष्ठभूमि और वो स्थानीय समझ हो। तो फिर इसका हल क्या निकाला इन्होंने? यहीं पर इनका वो अनूठा मॉडल आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, वो शिक्षा और रोजगार वाला। इन्होंने तय किया कि बाहर से लोग ढूंढने की बजाय क्यों ना अपने लोग खुद तैयार किए जाएं। बिल्कुल। योजना ये है, बेरोजगार युवाओं को भर्ती करो, उन्हें अपने पैरामेडिकल कोर्स के जरिए प्रशिक्षित करो, कुशल बनाओ, और फिर पढ़ाई के साथ साथ संगठन के अंदर ही उन्हें काम करने का मौका भी दो। हाँ, और यहाँ जो सबसे कमाल की बात है, जो इस मॉडल को खास बनाती है, वो है इसका दोहरा फायदा। दोहरा फायदा कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। दस्तावेज के अनुसार ये एक सोची समझी रणनीति है। एक तरफ संगठन को अपनी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित और स्थानीय लोग मिल जाते हैं। अच्छा, उनकी स्टाफिंग की समस्या हल। हाँ, और दूसरी तरफ छात्रों को, खासकर उन्हें जिन्हें शायद फीस देने में भी दिक्कत हो, उन्हें ना सिर्फ कौशल मिलता है बल्कि रोजगार का एक जरिया भी। असल में ये क्या कर रहे हैं,
ये ट्रेनिंग की जरूरत को ही एक शक्तिशाली स्थानीय स्तर पर काम करने वाले नेटवर्क में बदल रहे हैं, जो स्टाफिंग भी करता है और जमीनी जानकारी भी जुटाता है। वाह, ये तो वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। ट्रेनिंग को ही स्टाफिंग और एक तरह से रिसर्च का इंजन बना देना। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रोजगार की बात आती है, खासकर छात्रों के लिए, एक आम सवाल उठता है, कहीं इसमें कुछ बेचने या सेल्स जैसा काम तो नहीं होगा? दस्तावेज इस मुद्दे पर क्या कहता है? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है, पर दस्तावेज इस बारे में बिल्कुल साफ है। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। किसी भी तरह की बिक्री या सेल्स का काम छात्रों के जिम्मे नहीं है। तो फिर छात्र करते क्या हैं? अगर सेल्स नहीं है तो? उनका मुख्य ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही रहता है, लेकिन उनकी पढ़ाई का एक व्यावहारिक हिस्सा है। वो क्या है? वो ये है कि उन्हें अपने ही इलाके में, अपने गांव या मोहल्ले में एक सर्वे करना होता है। सर्वे? किस चीज का सर्वे? उन्हें अपने आस पड़ोस में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझना होता है, उन्हें दी गई श्रेणियों में बांटना होता है और एक लिस्ट बनानी होती है। अच्छा, मतलब हेल्थ मैपिंग जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। और जब वो ये सर्वे कर रहे होते हैं तो साथ साथ लोगों को संगठन की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताते भी हैं। बस इतना ही। सिर्फ जानकारी देना? हाँ, सूचित करना। और ये समझना जरूरी है कि छात्र का काम यहीं पूरा हो जाता है। मतलब आगे का काम, जैसे मरीज से संपर्क करना, उसे सेवा देना, ये सब उनके सीनियर यानी मेडिकल रिलेशन ऑफिसर MRO करते हैं। अच्छा, तो छात्र सिर्फ पहला संपर्क बनाते हैं? बिल्कुल। और ये सर्वे कोई रोज की नौकरी नहीं है। दस्तावेज के मुताबिक ये शायद हफ्ते 10 दिन का काम है। सिर्फ हफ्ते 10 दिन? हाँ, और वो भी सिर्फ अपने जानने वाले इलाके में। इसे उन हजारों ग्राम समन्वयकों की जरूरत से जोड़कर देखिए जिनकी हमने बात की थी। हाँ। ये छात्र अपने सर्वे के जरिए वो शुरुआती संपर्क और जानकारी मुहैया कराते हैं, जो फिर RMO के काम का आधार बनती है। अच्छा, तो छात्र एक तरह से जमीन तैयार करते हैं MROs के लिए। लेकिन एक सवाल है, क्या ये वाकई व्यवहारिक है? क्या मतलब? मतलब क्या एक छात्र सिर्फ कुछ दिनों के सर्वे से इतनी भरोसेमंद जानकारी जुटा सकता है जिस पर आगे का मेडिकल काम आधारित हो? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर इस प्रक्रिया की गुणवत्ता नियंत्रण पर ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताता। हाँ। लेकिन ये जरूर जाहिर करता है कि छात्रों का काम सिर्फ जानकारी जुटाना और संपर्क बनाना है। शायद इसका मकसद पूरी तरह से सटीक मेडिकल डेटा इकट्ठा करना उतना नहीं है जितना कि जरूरतमंद लोगों की पहचान करना और उन्हें संगठन के दायरे में लाना है। असली मेडिकल मूल्यांकन और सेवा तो RMO और विशेषज्ञ ही करेंगे। तो छात्र का सर्वे एक शुरुआती कड़ी है, पूरी प्रक्रिया नहीं। समझ गए। तो फायदे दोनों तरफ हैं। छात्रों को अपने घर के पास ही व्यावहारिक अनुभव मिल जाता है, उनकी किताबी पढ़ाई पुख्ता होती है। हाँ। और संगठन को उन्हें वो हजारों स्थानीय समन्वयक मिल जाते हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही अपने काम के लिए जरूरी जमीनी स्वास्थ्य डेटा भी। सही। हाँ, और इसका असर इससे भी गहरा है। छात्र क्या करते हैं? वो समुदाय और संगठन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। एक ब्रिज? हाँ, जब संगठन इन संपर्कों के जरिए सेवाएं देता है, जिनमें कुछ मुफ्त भी हैं, तो धीरे धीरे इलाके में भरोसा बनता है, पहचान बनती है। और जब भरोसा बन जाता है तो लोग संगठन की दूसरी सेवाओं यानी पेड सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार होते हैं। अच्छा, इससे संगठन को आय होती है? हाँ, और दस्तावेज के अनुसार इसी आय का एक हिस्सा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता रहता है। ओह, तो ये एक पूरा चक्र बन जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा चक्र जिससे छात्र, समुदाय और संगठन तीनों को फायदा होता है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब एक आत्मनिर्भर मॉडल जैसा। लेकिन ऐसे किसी भी नए सिस्टम को लेकर कुछ चिंताएं या सवाल मन में आ सकते हैं। क्या दस्तावेज में ऐसी किसी चिंता का जिक्र है? हाँ, है। दस्तावेज में संभावित चिंताओं को न सिर्फ माना गया है, बल्कि उनके जवाब देने की कोशिश भी की गई है। जैसे कि? पहली चिंता यही उठ सकती है कि क्या इस काम के चक्कर में पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा? ये तो जरूरी सवाल है। और दूसरी चिंता हो सकती है कि चूंकि छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिल रही है, तो क्या उन पर सर्वे पूरा करने का कोई टारगेट या दबाव होगा? हाँ, प्रेशर वाली बात। और तीसरा, जो आपने भी पूछा था, सर्वे से मिलने वाले डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का क्या इंतजाम है? खासकर हेल्थ डेटा तो बहुत संवेदनशील होता है। बिल्कुल। तो क्या जवाब दिए हैं दस्तावेज ने? पहले पढ़ाई की गुणवत्ता पर आते हैं। हाँ, तो पढ़ाई की गुणवत्ता पर स्रोत का दावा है कि गुणवत्ता कम नहीं होगी, बल्कि बेहतर होगी। बेहतर कैसे? उनका तर्क है कि कोर्स को खास तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है,
मेडिकल की मुश्किल भाषा को आसान करके ऑडियो विजुअल साधनों की मदद से पढ़ाया जाता है। अच्छा। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग, डिस्कशन ग्रुप और डॉक्टरों या सीनियर प्रोफेशनल्स के सेमिनार भी होते रहते हैं। और वो प्रैक्टिकल वाला पहलू? हाँ, और सबसे बढ़कर जब छात्र खुद फील्ड में जाके सर्वे करते हैं तो उन्हें बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं की जमीनी हकीकत पता चलती है, वो चीजें जो सिर्फ किताबों से नहीं मिल सकती। तो स्रोत के मुताबिक ये व्यवहारिक काम पढ़ाई को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करेगा। ठीक है, मान लिया। अब वो टारगेट प्रेशर वाली बात, क्या छात्रों को रोज इतने लोगों से मिलने या इतनी जानकारी जुटाने का दबाव होगा क्योंकि इंसेंटिव जुड़ा है? इस पर दस्तावेज का जवाब है बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं। क्यों? वजह ये बताई गई है कि ये कोई रोज चलने वाला असीमित काम नहीं है, ये सिर्फ हफ्ते 10 दिन का काम है। सीमित अवधि। हाँ, वो भी सिर्फ अपने ही गांव या मोहल्ले में, उन्हें कहीं दूर या अनजान जगह नहीं जाना है। एक सीमित इलाके में घरों की संख्या भी सीमित होती है, तो टारगेट का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। ये काम उनकी पढ़ाई के प्रैक्टिकल हिस्से से जुड़ा है, किसी सेल्स कोटा से नहीं। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब आखिरी सवाल, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा। जब हजारों छात्र लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? इस पर स्रोत बताता है कि ये कोई अकेला संगठन नहीं बल्कि एक समूह है जिसके तहत कई इकाइयां काम करती हैं। दस्तावेज में कुल 7 रजिस्ट्रेशन बताए गए हैं। 7? हाँ, 3 मुख्य समूहों में। ये सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हैं, ऐसा दावा है। उनकी जिला और राज्य इकाइयों में प्रतिष्ठित लोग जुड़े हैं। अनुभव के बारे में कुछ? हाँ, स्रोत ये भी दावा करता है कि इन इकाइयों को स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का औसतन 10 साल से ज्यादा का अनुभव है और वे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क और गंभीर हैं। तो उनका कहना है कि वो इसे गंभीरता से लेते हैं। हाँ, उनका कहना है कि अब एक समूह के तौर पर वे और भी मजबूती और जिम्मेदारी से काम करने के लिए तैयार हैं। यानी वे इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं और इसके लिए उनके पास व्यवस्था है, ऐसा दस्तावेज का दावा है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि यह एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जहां पैरामेडिकल छात्र अपने ही इलाके में स्वास्थ्य सर्वे करके न सिर्फ व्यवहारिक हुनर और थोड़ी आमदनी हासिल करते हैं, हाँ, बल्कि अनजाने में ही संगठन के लिए जमीनी पहुंच और जरूरी डेटा भी तैयार कर देते हैं। बिल्कुल, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तीनों को एक साथ साधने वाला मॉडल। हाँ। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है जो सीधे तौर पर दस्तावेज में नहीं है लेकिन इस मॉडल से ही निकलती है। क्या? अगर ये पूरा सिस्टम हजारों अलग अलग छात्रों पर निर्भर है जो अपने अपने इलाकों में सर्वे कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इतने सारे अलग अलग लोगों और जगहों से इकट्ठा की गई स्वास्थ्य जानकारी में एक रूपता, मतलब कंसिस्टेंसी और सटीकता यानी एक्यूरेसी बनी रहे? ये एक बड़ा सवाल है डेटा क्वालिटी का। हाँ, इस पर शायद संगठन को आगे चलकर ध्यान देना होगा कि वो स्टैंडर्डाइजेशन और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। वाकई ये एक अहम सवाल है। खैर, इस दिलचस्प मॉडल को समझने की इस कोशिश में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जी, धन्यवाद। स्रोत के अनुसार अगली कड़ी में पढ़ाई से जुड़े पहलुओं पर और विस्तार से बात की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।